पहलगाम के आतंकवादी हमला हुआ, छब्बीस जाने गई। आर्मी ने एक्शन भी लिया है, ऐसा नहीं किया, सरकार ने भी एक्शन लिया है। कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। ये भी आपकी बातें होती है, उसमें मैक्सिमम अपन देखते हैं तो देसी राजा रहता है। राजस्थानी जो हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा कल्चर जो है, इस कल्चर को जिंदा रखने के लिए हमारी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे जोर रखना है। मैं एक पाकिस्तान के दौरे पे गया था, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इंग्लिश में बोलो, ये करो, तो ये मेरी बात उनको बतानी है तो वो ट्रांसलेटर रखे, मैं मेरी हिंदुस्तान की भाषा क्यों छोड़। नशे से आपका एक स्पीच एक सभा में कि मतलब जब तक ये काले पानी का नाश नहीं हो जाता तब तक कामले यही हैं। कई सभाओं में वो कार्रवाई करते हैं, जैसे कहीं अफीम चल रहा है वो पहुंच जा रहे हैं, वो दावा बोल रहे हैं, उनके फोन नहीं आते कि साहब ये कामले ने दावा बोल दिया और हमें बचाओ इससे। हमारे जो IPS ऑफिसर है काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। माही परियोजना को लेके लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। माही का जो पानी गुजरात में जा रहा है, नर्मदा जब गुजरात में सभी जगह पे आ जाएगी तब माही का पानी हमारे यहाँ पे भीनमाल से और बाड़मेर के क्षेत्र में दिया जाएगा। क्या हम बीइंग एन यंग जनरेशन ये उम्मीद कब तक करें कि हम भी राजस्थानी भाषा को स्टेट लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज में वो डाल पाएंगे? हेलो हाय नमस्कार, मैं गोविंद सिंह राजपूत। स्वागत है आप सभी का द GSR टॉक्स पे। आज हमारे गेस्ट हैं जालोर सिरोही के 3 बार के सांसद देवजी एम पटेल, जिन्होंने लगातार 3 बार MP इलेक्शन जीते। सफल पॉलिटिशियन, मजबूत व्यक्ति, अच्छे वक्ता और क्षेत्र में लोगों से जुड़े हुए नेता की छवि रखने वाले व्यक्ति। राजस्थान के अंतिम छोर के संसदीय क्षेत्र से आते हैं ये, और इनका जो बात करने का तरीका, इनकी जो पॉलिटिकल समझ और लोगों से इंटरेक्ट होने का जो तरीका, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। आज इनसे हम डिटेल में बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, लाइफ के अप एंड डाउन्स के बारे में, राजस्थान की पॉलिटिक्स के बारे में और खासकर राजस्थान के भविष्य के बारे में। मिलते हैं, समझते हैं अपनी लाइफ में पॉलिटिकली समझ को कैसे बढ़ा सकते हैं इनके साथ बात करके, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करूं, साथ ही साथ आपकी भी लाइफ में इनसे समझ के पॉलिटिकल मामले में हम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएं। तो आइए मिलते हैं देवजी एम पटेल से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका द GSR। MP साहब, थोड़ी जनरल बातें करते हैं, बहुत नॉर्मलाइज तरीके से। पॉडकास्ट का फॉर्मेट है तो इंटरव्यू वाला रूप नहीं देके सिर्फ बातें करते हैं। मैं पर्सनली आपसे बहुत प्रभावित हूं क्योंकि मैं भी आप ही के क्षेत्र का व्यक्ति हूं और पिछले 20 साल से आप राजनीति में कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। क्या ऐसे विशेष मुद्दे रहे या क्या ऐसा प्रभावशाली किसी एक व्यक्ति का इन्फ्लुएंस रहा कि आप पॉलिटिक्स में एंटर हुए? मतलब शुरुआत से शुरू समझना चाहता हूँ चीजों को कि कहाँ से आपकी शुरुआत से अगर हम देखें जी, तो जैसे आपको ज्ञात होगा 2002 के जो दंगे शुरू हुए थे तब मैं कलोल में रहता था। उस दंगों के बाद में और दंगों के पहले के जो विषय थे उन विषयों को हमने बहुत करीबी से देखा जी। पहले हमारे यहाँ से जो लोग जाते थे बॉम्बे, कालूपुर पे उतरते थे, तब एक लोगों के अंदर खौफ था, क्या हमारा बच्चा घर पहुंचेगा। रेलवे स्टेशन से गीता मंदिर जा रहे हैं तो क्या हम सेफली रिक्शा में जा पाएंगे। मुझे खुद को याद है कि एक बार मैं जब कालूपुर में उतरा था तब गीता मंदिर जाने के लिए बैग में खुद पकड़ के पैदल हम गए। लेकिन जब ये दंगों वाला प्रकरण हुआ, वो प्रकरण समाप्त हुआ और उसके बाद में थोड़ी सी हमारी रुचि जागी कि भाई ये एक्चुअल में क्या हुआ था, इसमें सब चर्चा हुई।
फिर देश में गुजरात में जैसे लोग आते थे, वो लोग वहां पे जा रहे थे, उन लोगों को हमने देखा कि भाई अब ये रिक्शा में जाना शुरू हुए जी। इसका रीजन क्या है? जब उसको सारी चीजों को स्टडी किया तो मतलब पैदल से रिक्शे तक, मतलब ट्रस्ट बिल्ड वापस थोड़ा होने लगा जी। तब वहां पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, अरे मुख्यमंत्री, और उनकी वजह से अहमदाबाद चेंज होना शुरू। ओके। उनकी सभाओं में जब जाते थे तो ये एनर्जी मिलती थी जी। मतलब आज जो व्यक्तित्व है वो वैसे ही उस टाइम पे भी वही एनर्जी, वैसे जी, एनर्जी मिलती थी। दूसरा, मेरे एक मित्र थे, उन मित्र के माध्यम से मैंने देखा कि उन्होंने वीक में एक दिन फिक्स कर रखा था, जिससे वो जो भी जनप्रतिनिधि है उनके साथ में जो भी जाना चाहता है जाके उनसे पर्सनली मिल सकता है, उनका काम बता सकता है। जो लोकल लोग जी, मतलब इतना इजी गोइंग है जी। मतलब सीएम से मिलना, मतलब आम मिलना इजी गोइंग एक्सेस शायद और कहीं नहीं। यहाँ पे आते थे, यहाँ पे हम देखते थे, मैंने बचपन में देखा था सम्मान्य बूटा सिंह जी एक रैली में निकले थे, मैं गोलासन में खड़ा था, छोटा था तब जी। तो वो जो जलवा था उनका, वो जलवा निकला, उनसे जरा राम राम करना भी मुश्किल होता था। एक उस साइड देखते थे, एक उस साइड देखते थे, तब एक रात और दिन का फर्क महसूस, बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिफरेंस, इन्फ्लुएंस अलग ही था पूरा जी। लोगों की जो यहाँ की समस्या थी, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको पॉलिटिकल कहीं ना कहीं मजबूत होना जरूरी है। मेरे गुरु चरणनाथ जी, उनके आशीर्वाद से मुझे ये मौके मिले। एक वाकया मुझे याद है, जब हमें कमालपुरा की रोड बनानी थी जी, तो हमने बाप जी से कहा कि बाप जी हम किसी को बोल देते हैं, वो रोड बना देंगे, ऐसा कोई पॉलिटिकल व्यक्ति से। उनके मुंह से एक ही चीज निकली, ये तो अपन ही बनाएंगे। ओके, मतलब ये आपके लिए आशीर्वाद निकल रहा था? आशीर्वाद निकला जी। तो ऐसी जो कई समीकरण बने, और उसके बाद में जैसे मुझे आज भी दिन याद है, 25 फरवरी 2009, उस दिन मैं रामसिंह गया था किसी काम से, मेरे लिए नया एरिया था, लेकिन मैं काम से गया। उस समय आप पॉलिटिकली एक्टिव हो चुके थे, कार्यकर्ता के तौर में? एज ए कार्यकर्ता गुजरात में मैं एक्टिव था। ओके। लेकिन जब हम वहां गए और वहां से पॉलिटिकल जो हमें महादेव की कृपा से जो विषय मिला, और फिर जनता ने यहाँ पे पहुंचा दिया, तो हम 3 बार मौका दिया, 3 बार इसमें गए जी। मौका मतलब एक आम शुरुआत हुई और जोरदार रही। आम शुरुआत हुई और जनता के आशीर्वाद से अच्छा जी। आप जैसे भी बताया कि गुरु चरणनाथ जी की कृपा रही, पॉलिटिकल गुरु किसे मानते हैं कि मतलब ये राजनीतिक इन्हीं से सब कुछ सीखना है या इन्हीं को विशेष रूप से फॉलो करना है, ऐसा कोई विशेष? ऐसा मैंने पॉलिटिकल अगर किसी को फॉलो किया है तो सम्मान्य अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और राजस्थान में मैंने वसुंधरा जी को पॉलिटिकल बहुत मैंने फॉलो किया। और उस टाइम पे अगर हम ये बात करें कि भाई मुझे पॉलिटिक्स में लाने के लिए किसी ने उंगली पकड़ाई, तो वो हमारे यहाँ रानीवाड़ा के तत्कालीन जिला अध्यक्ष भाई अमित चंद्र जैन थे। ओके। जिन्होंने मुझे कहा कि हमें पॉलिटिक्स में आपको आना है, और मतलब सामने से उन्होंने आपको कहीं ना कहीं अप्रोच किया? उन्होंने सामने से मुझे कहा कि भाई आपको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं घुमा के देखूं तो इन सब का मेरे पे आशीर्वाद रहा, और इनके साथ में काम करने का मुझे बहुत अच्छा मौका। 2009 में जब आप टिकट लेके आए और आपने चुनाव लड़ा, 2002 में आपने बताया कि मोदी जी से आप इन्फ्लुएंस हुए कहीं ना कहीं, वहाँ की गतिविधियों को देखा, एक्सेस हुआ, इजी एक्सेस था या चीज़ें समझी। उस समय से लेके उस समय तक की जो जर्नी थी वो बिजनेसमैन वाली? वो ज़्यादातर मेरी बिजनेसमैन, और प्लस वहाँ पे एक अन्य भाषा भाषी मोर्चा है गुजरात में, जैसे बाहर के जो लोग हैं उसको अन्य भाषा भाषी मोर्चा कहते हैं। ओके। तो उसका मैं एक कार्यकर्ता रहा था कलोल में और उस एरिया के अंदर। ओके, मतलब लोकल लोगों में बाहर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने टाइप का? हाँ, वहाँ यहाँ से जो प्रवासी अपने जाते हैं, जैसे अपने में बनाया हुआ है कि प्रवासी सेल बना हुआ है। जी जी जी।
तो वैसा ये गुजराती वर्ड है नेपाल सभा, तो उसमें जो है मैंने वहाँ पे एज ए कार्यकर्ता काम किया था और ज्यादा बड़ी कोई पोस्टों पे मैं नहीं रहा, लेकिन एज ए कार्यकर्ता हमने वहाँ पे काम किया और काम करने के बाद में डायरेक्ट पार्टी ने आशीर्वाद दिया और आज हम सबके सामने है सारा रिजल्ट। जी, आपके जितने भी इंटरव्यूज मैं अब तक देख पाया हूँ या संसदीय कार्रवाई भी मैंने जितनी भी देखी है, आप वहाँ भी एक्टिव रहे, आपने कई मुद्दे उठाए, आपने वो दूध रिलेटेड कुछ तो लोगों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए कोई मुद्दे भी उठाए। जितनी भी आपकी बातें होती है उसमें मैक्सिमम अपन देखते हैं तो देसी लहजा रहता है। आप गुजरात में रहे, गुजरात में व्यवसाय किया, यहाँ एक्टिव हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स की आपने, लोकल आज लोग अपन देख रहे हैं, आज के जो नेता हैं, नए नए नेता जो उभर के आ रहे हैं, वो लोकल लैंग्वेज को कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन आप ये चीज 20 साल से कर रहे हैं जब सब हिंदी और इंग्लिश के पीछे पड़े हुए थे ना। आपकी भाषा में या आपके स्पीचेस में अक्सर दिखता है कि आप कैम हो, क्या कर रहे हो की जगह पे कीकर हो वाले वर्ड ज्यादा यूज होते हैं। क्या शुरुआत से ही मतलब बोलचाल ही वैसी रही थी या हमेशा अपनी भाषा को महत्व देने वाला मतलब एटीट्यूड था? मैं ऐसे कोई विषय को अलग नहीं समझता हूँ, जैसे कि ना मुझे किसी भाषा से एलर्जी है, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरे घर में आज भी मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे घर में हम, मेरे माता जी, मेरे पिताजी और हम सब भाई बच्चे, हम सब मारवाड़ी में बात करते हैं। राजस्थानी जो हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा कल्चर जो है, इस कल्चर को जिंदा रखने के लिए हमारी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे जोर रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई लैंग्वेजेस जो है उसके टीचर्स है अलग अलग जी। लेकिन एक अपनी ये मारवाड़ी जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, इसका कोई टीचर नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे घर में ही हम शुरू कर सकते हैं और इसको जैसे ही हम शुरू करते हैं, आप कहीं पे भी जाइएगा, अगर कोई पगड़ी वाले बुजुर्ग हमें मिलेंगे तो हमें सीधा राजस्थान याद आएगा। मेरे पिताजी जब यहाँ से बॉम्बे गए थे तो उनको अगर कोई पगड़ी वाला या देसी कपड़े पहने हुए आदमी मिलता था, वो दौड़ के वो बोलते कि मैं उसके पास में जाके उनसे बात करता था, कोई तो हमारे वहाँ के मिले भाषा मिले। आपके पिताजी बॉम्बे गए से मतलब कि वो भी व्यवसायी थे? वो वैसे ओके, मतलब बिजनेस फैमिली रही है? हाँ, हमारी बिजनेस फैमिली है। तो तब से मुझे जो मेरी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज पे मुझे गर्व है। मुझे आज भी एक वाकया याद है, मैं एक पाकिस्तान के दौरे पे गया था। अच्छा, तो हम लोग बीइंग एमपी? हाँ, बीइंग एमपी, हमें गवर्नमेंट की तरफ से हम गए थे। हम 3 एमपी गए थे और एक ऑफिसर हमारे साथ में थे। वहाँ पे हमें सब जो डेलीगेशन आया था, उस डेलीगेशन के साथ में हमें डिस्कशन करना था। तो यहाँ की जो अपनी योजना है, उन योजनाओं को उनके सामने रिप्रेजेंट करना था। ओके। तो ये मौका मुझे मिला कि भाई आप उन योजनाओं के बारे में वहाँ पे चर्चा करो। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इंग्लिश में बोलो, ये करो। मैंने कहा कि भाई, मैंने उस टाइम पे मोदी जी को और सुषमा जी को फॉलो किया था कि मोदी जी हिंदी में बात करते थे, सुषमा जी भी कहीं पे भी हिंदी में बात करती थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, हम अगर उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है? तो उन्होंने कहा कि भाई दुभाषिया जो है वो रखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो रहता है वो ट्रांसलेट। मैंने कहा मुझे मेरी बात उनको बतानी है तो वो ट्रांसलेटर रखे। मैं मेरी हिंदुस्तान की भाषा क्यों छोड़ू? वो नहीं छोड़ रहे तो मैं क्यों? वो नहीं छोड़ रहे, मैं क्यों छोड़ू? और आज तक हमने देखा कि चाइना है, वो चाइना अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बनाए रखा है। जैपनीज है, जैपनीज अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बनाए रखे। कई देश है जो अपनी लैंग्वेज पे, तो हम हमारे लैंग्वेज को क्यों छोड़े? जब मैंने बाहर हिंदुस्तान की हिंदी जो है उस हिंदी पे पकड़ रखी, तो मैं मेरे क्षेत्र में जो मेरे लोग हैं उन लोगों के बीच में मेरी जो यहाँ की लैंग्वेज है राजस्थान की, उस लैंग्वेज को हम 8वीं अनुसूची में दाखिल करवाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन मेघवाल जी, हमने कई बार इस विषय को उठाया और उनको कहा कि भाई इसको भी मान्यता दी जाए। तो उस भाषा को जब हम मान्यता दिलवाने की बात कर, उसके बारे में हम क्यों ना बात करें?
बात कर, हमारी स्पीच है, लोगों को समझने में आसानी होती है। इस वजह से मैंने उसको पकड़ के रखा और इसको जब बोलते हैं तो बहुत आनंद आता है। लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं उस चीज को और इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। इजीली हम कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि आपका क्षेत्र ये है और यहाँ के लोग अगर इजीली समझेंगे तो सबके तभी लिए हम काम करते हैं। जी। और हमेशा जो हमारी भाषा है, जो जहाँ जैसी भाषा, मैं गुजरात में रहता हूँ, बहुत अच्छी मैं गुजराती बोलता हूँ। तो आपको शायद ज्ञात होगा, सिरोही में मेडिकल कॉलेज का जब उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुंह से उच्चारण किया, तो उसमें कहा था आधे गुजराती आधे राजस्थानी। दूसरे दिन पेपर की हेडिंग बन गई। तो ये हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी भाषा है, हमें गर्व होना चाहिए। इस वजह से मैं मेरी भाषा जो है इसको मैंने लाया और मुझे आज गर्व है कि हमारे यहाँ के जो नेता है वो भी राजस्थानी बोलना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। वो सारे इन्फ्लुएंस्ड हुए उससे। हाँ, वो भाषण जो है वो राजस्थानी में देने शुरू हो गए, तो कम से कम हम इतने कामयाब हो गए कि भाई भाषण तो हमारा राजस्थानी में हुआ। बिल्कुल। ये क्वेश्चन सर मेरी लिस्ट में तो नहीं है, पर फिर भी अगर ये मुद्दा है या भाषा वाला, क्या हम बीइंग यंग जनरेशन ये उम्मीद कब तक करें कि हम भी राजस्थानी भाषा को स्टेट लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज में वो डाल पाएंगे? मतलब ये स्टेट लैंग्वेज है, मारवाड़ी रजिस्टर्ड लैंग्वेज है, शायद हमारी प्रयास बड़े अच्छे लेवल पे प्रयास चल रहे हैं। जब मैं सांसद जब पिछले कार्यकाल में था, तब हम एक डेलीगेशन हम लोग राजनाथ सिंह जी से हुए थे और हमने उनसे चर्चा की थी। उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि इसके ऊपर काम चालू है, लेकिन एक हमारे थोड़ी अड़चन ये आती है कि राजस्थान में हमारी जो राजस्थानी है उसको भी 6-7 टाइप से बोली जा रही है। बहुत अलग अलग तरीके से। जैसे अपने मारवाड़ में मारवाड़ी अलग तरीके से, जैसे हम जहाँ बैठे हैं, मैं जो राजस्थानी बोलता हूँ उसमें थोड़ा सा गुजराती लह जाता है, कनेक्टेड है। फिर हमारी उस साइड में अगर हम जाते हैं तो उदयपुर साइड में हमारी थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाती है। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, उसके ऊपर ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी कामयाबी मिलेगी और जल्द ही इस पे सरकार एक्शन। हाँ, हमारे यहाँ पे वो एक शायद कहावत भी है, मुझे एक्जेक्टली नहीं पता, और कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे भाषा, ऐसा कुछ तो एक है हमारे यहाँ पे। एक कहावत वो ये है कि 12 गौ बोली बदले जी। 12 गौ माते जाओ जरा बोली, 12 गौ बोले तो आई थिंक 36 किलोमीटर होता होगा। तो यहाँ से अगर हम रानीवाड़ा जाएंगे तो थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इस साइड में हम बाड़मेर के साइड में धोरीमन्ना जाएंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो ऐसे 12 गौ बोली बदले तो उस लैंग्वेज कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हमारी आ रही है, लेकिन हो जाएगा। परिवार का भी जिक्र आया बीच में। मैं 8-10 साल से तो मैं भी पॉलिटिक्स को समझने लगा हूँ। बहुत टफ जॉब है ये, लगभग हर समय, क्योंकि मेरी आपसे जब टाइम को लेके बात हो रही थी तो पिछले 7-8-10 दिन से मैं प्रयासरत हूँ इसको लेके, और हर बार पोस्टपोन सिर्फ इसलिए हो रहा था कि आपके बहुत प्रोग्राम्स थे, क्योंकि सीजन है, शादियां हैं, इनविटेशंस हैं, और लगभग हर कार्यकर्ता के वहां आपको पहुंचना आपकी मजबूरी है एक तरीके से। इतना हेक्टिक लाइफ पॉलिटिकल, लोग बोलते हैं ना पॉलिटिकल इज इजी जॉब, पर ऐसा है नहीं। इसके साथ साथ परिवार को समय देना, ये सब चीजें मैनेज हो जाती है इजीली। परिवार मतलब नाखुश नहीं होता इस मामले में कि मतलब आपके पास में शादियां अटेंड करने के लिए समय है पर हमारे लिए नहीं है, इस तरह की कभी डिफिकल्टीज नहीं आती? अभी जो आज जिस पल में मैं बैठा हूँ उस पल तक मेरे परिवार में से अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई आप लोग इस पॉलिटिक्स में चले जाओ, तो वो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, हमें नहीं जाना है। रही बात आपने जो कहा कि परिवार के साथ में तालमेल वाला जी, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम जॉइंट फैमिली है। ओके, आप सारे भाई? हम 4 भाई हैं और चारों भाई संयुक्त परिवार है हमारा। एक ही किचन में हम खाना खाते हैं। तो परिवार की जो जिम्मेदारी कुछ हद तक मतलब सिर्फ आप पे नहीं है, वो मेरे पे नहीं थी। मेरे पिताजी, माताजी, वो सब ये सब चीजें जो है उसको टैकल कर लेते थे। और मैं मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई और मेरे छोटे भाइयों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बिजनेस पूरा संभाल लिया। तो ये जो काम बांट के जो किया उसमें हमारा प्लस पॉइंट रहा कि जिम्मेदारी में से
हम समय निकाल के सेवा की जो जिम्मेदारी हमें मिली थी उस जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं। ये सही है, मतलब आज की जनरेशन को ये बहुत बड़ा मैसेज है कहीं ना कहीं कि अगर लाइफ में कुछ बहुत अलग करना है तो कहीं ना कहीं परिवार को साथ में जोड़ के रखेंगे तो बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। संयुक्त परिवार में रहना बहुत अच्छा है। अगर आप संयुक्त परिवार में हैं, मैं जितने भी मेरे मित्र हैं उन सबको मैं बताता हूँ कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप घर ऊपर नीचे बनाइए, ताकि एक भाई भी अगर घर में है तो पूरे घर को संभाल सकता है। मतलब वो टेंशन नहीं है, भाई कहीं बाहर गया काम से तो वो काम कर सकते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने जो सिस्टम बनाए थे, क्या है कि आज का जो युग है, इस युग में हम बोलते हैं 21वीं सदी है। 21वीं सदी में हम कुछ चीजें भूलते जा रहे हैं, लेकिन उन चीजों को हमें पकड़ के रखनी पड़ेगी। जैसे हम घर बनाते हैं, हम वास्तु को याद करते हैं, तो वैसे ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए और हमें उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। ये करेंगे तभी जाके हम कर पाएंगे। ये आप जैसे लोगों के विचार अगर समाज को मिलते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रांग पोजीशन पे होते हैं उनकी बातें लोगों पे इजीली असर करती है, और इन पे अगर खुल के बातें होंगी ना तो लोग फॉलो भी करना शुरू करेंगे। सब हर व्यक्ति के लाइफ में चुनौतियां आती है। आप पहले चुनाव लड़े 2009 में, फिर 14 के चुनाव लड़े, 19 के चुनाव लड़े, लगातार आपने विजय पताका फहराया, है ना। लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला, पर एक टाइम आता है कि सबकी लाइफ में किसी ना किसी तरह की चुनौती आती है। पिछले समय में आप पे भी चुनौतियां आई, है ना। क्या लाइफ से कुछ ऐसा विशेष, क्योंकि आपने कुछ भी इतना डामाडोल नहीं देखा जब से राजनीतिक शुरुआत हुई आपकी, तो जब ये चुनौती आई, एक लंबे पीरियड तक आप बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे और संसद के अंदर रहे, है ना। फिर आपने कुछ फेस किया और आप कहीं ना कहीं उस सभा से एक टाइम के लिए बाहर हुए। जनता आपको फिर से मौका भी देगी, पर इस कठिन समय में व्यक्तियों की समझ, परख या कुछ नया इस उम्र में भी होता है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पर इतना लंबा टेन्योर निकालने के बाद भी कुछ ऐसा खास समझ में आया कि मतलब किस तरीके से रंग बदलते हैं, किस तरीके की चीजों में बदलाव आता है, तो कुछ ऐसा इस उम्र में सीखने मिला, क्योंकि हम जैसे युवाओं की उम्र शुरू हो रही है सीखने की, और इस टाइम में आपने क्या विशेष सीखा वो हमारे लिए शायद बहुत महत्वपूर्ण होगा। राजनीति में आपको पल पल सीखने को मिलता है। ओके। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें ना कोई परमानेंट दुश्मन है, ना कोई परमानेंट दोस्त है। ट्रू जी। दूसरा, आप अगर आपकी अपेक्षाएं उससे जोड़ दोगे जी, तो आप जीवन में दुखी रहोगे। Okay. मैं जब पॉलिटिक्स में आया तब मैं एक ही चीज सोच के आया था कि मुझे काम करना है, सेवा करनी है, लोगों के काम करेंगे और उस काम को हम आगे बढ़ेंगे। जब ये मौका जो आया, ये इसमें जैसे सांचौर के अंदर मैंने लूज किया इलेक्शन, तब भी मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस चीज से ऐसे नहीं जुड़ा हुआ था कि इसके बिना मैं रह नहीं पाऊँ। ओके, मतलब एक्सपेक्टेशन लेस थे। जो है राजनीति से जिसको कुछ लेना है वो आदमी हमेशा उस आदमी को इफेक्ट करेगा। लेकिन मेरे माइंड में एक ही चीज है कि मुझे लेना कुछ नहीं है, मुझे देना है। मतलब आप ये कह रहे हैं एक तरीके से कि जो व्यक्ति एक्सपेक्टेशंस मतलब सिर्फ पावर की उम्मीद में है उसके लिए टफ है। जो सेवा करना चाहता है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सदन के अंदर है कि सदन के बाहर है, वो जनता के बीच, लोगों के बीच होना चाहिए। उसे वो मौका उससे नहीं छीनना चाहिए, वो मौका उससे, और वो मौका कोई छीन भी नहीं सकता है। जी। आज भी मेरे यहाँ सुबह मैं 7 बजे बैठता हूँ। सुबह कभी आप आइए 7 बजे, 7:30 बजे मेरे यहाँ पे कई मित्र आ जाते हैं, कई लोग आते हैं, मेरी ये समस्या है, उसकी समस्या की बात करते हैं। हम साथ बैठ के नाश्ता करने के बाद में शाम तक हमारे यहाँ पे, अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मैं रहता हूँ तभी खाली हूँ। तो और काम करना है। पावर, आज आप एमएलए हो, कल आप एमपी बन गए, एमपी के बाद में आप सोचोगे मुझे मंत्री बनना है, मंत्री के बाद में बोलोगे मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, फिर वो सोचेगा यार मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये जो अपेक्षाएं पालते हैं वो अपेक्षाएं ना पाल के, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं भैया मैं एमपी हूं तो भी काम करूंगा, एमपी नहीं हूं तो भी सेवा का काम करूंगा,
उस आदमी को ये इफेक्ट नहीं होता है। मुझे इसमें कोई इफेक्ट नहीं। और मुझे ये जो लोगों ने यहाँ पे जैसे जो एक रूमर फैली और उस रूमर के तहत इलेक्शन लूज हुआ, तो मुझे उससे कोई इफेक्ट नहीं। ओके। हाँ, मैं अपनी लाइफ में आज भी खुश हूँ। मतलब जिस तरीके से पहले कर रहे थे वैसे आज भी कर रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि 2009 में जब मैं एमपी बना तब मैं खुश हुआ था, नेचुरल है। फर्स्ट टाइम मैं जीता तो बहुत खुश हुआ। जनता के आशीर्वाद से मुझे जीतने का मौका मिला, लोकसभा जाने का मौका मिला। आज भी मैं वो 2009 वाला जो दिन है, उस दिन को आज भी मैं मस्त जी रहा हूँ। मैं भगवान को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने और जनता ने 3 बार मेरी पहचान बनाई कि 3 बार का मैं एमपी बना। आज कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं, वो मुझसे राम राम करते हैं। मेरी आंख ऊपर रहती है। हाँ, जिसने बदमाशी की है उनकी आंख नीचे होती है। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। पर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति पावर में है, पावर का मतलब ये नहीं कि पावर को सिर्फ अपने लिए यूज किया जाए, पर एक ऐसा भी होता है कि मेरा जैसे कोई काम है, मैं आपके क्षेत्र का व्यक्ति हूँ और मुझे आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि साहब मेरा ये काम हो जाए, मैं आपके पास आता हूँ। तो अब वो इफेक्ट आता है कि मतलब मैं जब पावर में था, आप जब पावर में थे, तो काम इजी होते थे, आप लोगों की सही तरीके से सेवा कर पाते थे, शायद इमीडिएट कर पाते होंगे। और आज जब आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ सदन है, तो उस पर कुछ असर आता है कि नहीं, थोड़ा सा काम रखड़ जाता है, लटक जाता है, चीजें थोड़ी लेट हो पाती हैं, या उस प्रभावी ढंग से काम नहीं निकल पाते जैसे पहले निकल पाते थे लोगों के। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। अगर आप दिल से काम करते हैं और आप दिल से उस चीज को रखते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा सभी ऑफिसर्स को। मैं मेरे 15 साल का जो राजनीतिक जो कैरियर, जो एमपी का कैरियर था, उसमें भी उन्होंने अच्छे से काम किए। और अभी भी जैसे मैं महसूस करता हूँ कि कई मैं ऑफिसर्स को फोन करता हूँ कि ये काम है, तो वो अभी भी उसी हिसाब से काम करते हैं। तब दे आर रिस्पेक्ट, मतलब वो रिस्पेक्ट बनी हुई है। और मैंने कई ऐसे काम थे जो मुझे पता नहीं था और मेरे को किसी ने नंबर दिया, मैंने सामने फोन किया ऑफिसर को। उन ऑफिसर ने मुझे सीधा यही कह के पुकारा, हाँ एमपी साहब बोलिए। मैंने उनको कहा मैं देवजी पटेल बोल रहा हूँ। बोले नहीं साहब, आपका नंबर हमारे अंदर सेव है, मैंने आपके साथ में काम किया हुआ। तो मैं उनको, मतलब टेन्योर इतना लंबा था कि कोई ना कोई अधिकारी घूम फिर के वापस वहीं पहुंचता है वाला। तो अधिकारियों के भी दिल में एक रिकॉर्ड रहता है, तो उन्होंने भी अच्छे से काम करते हैं। और मतलब वो उस टाइम पे जो रिस्पेक्ट दी हुई है, उनके साथ जो सही बॉन्ड था, वो आज कहीं ना कहीं। और अधिकारी भी कोई नहीं चाहेगा। देखिए, कितना भी आपके रिश्तेदार भी अगर आपका होगा और आप गलत काम लेके जाओगे, वो नहीं करेंगे। सही बात है। और अगर आपका सही काम है तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बस होता है कि कहीं देरी होती है तो थोड़ा फास्ट हो जाता है एक फोन से, शायद हाँ, फोन से फास्ट हो जाता है, लोगों के काम हो जाते हैं। और गलत काम मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है। मैं कल भी नशे का विरोधी था, आज भी नशे का विरोधी हूँ। नशे से तो ऐसी जो चीजें हैं, उन चीजों को लेके मैं चलता रहता हूँ। नशे से आपका एक स्पीच मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही देखा। किसी तो आप सभा में थे और आपने बहुत शानदार तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ट्राई की। हमारे यहाँ पे एक अधिकारी आए हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर मिस्टर कामले। खैर पूरे जोधपुर रेंज में बहुत बड़ी मुहिम चल रही है इसको लेके, पर यहाँ भी जो कामले जी हैं वो बहुत एग्रेसिवली इस पे काम कर रहे हैं। यंग हैं, जुंझारू व्यक्ति हैं, और उन्हीं को लेके आपने एक टिप्पणी की थी, है ना, कि एक सभा में कि मतलब जब तक ये काले पानी का नाश नहीं हो जाता तब तक कामले यही है। तो मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि इस तरीके के जो डैशिंग ऑफिसर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत तो होती है, क्योंकि वो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील करते हैं। फिर वो करते हैं पर वो डायरेक्शन बदलते रहते हैं, उनके जिस दिशा में सही से काम करना चाहते हैं वैसे नहीं कर पाते। आपने वो कहा तो इससे बहुत बड़ा असर आया लोगों पे भी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कहीं सभाओं में वो कार्रवाई करते हैं, जैसे कहीं अफीम चल रहा है वो पहुंच जा रहे हैं, वो धावा बोल रहे हैं, केसेस बन रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। आपकी जनता है, आपके लोग हैं, आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए भी लोग हैं, उनके फोन नहीं आते कि साहब ये कामले ने दावा बोल दिया और हमें बचाओ इससे। ऐसा है, हमारे जो आईपीएस ऑफिसर है काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और दूसरे ऑफिसर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके पहले एक हमारे यहाँ पे जज साहब आए थे, आई थिंक नाम पवार साहब था।
उन्होंने भी तब एक अच्छी मुहिम छेड़ी थी। और मैं जब से एमपी बना तब से मैं हर समाज में कहता हूँ कि आप ये अफीम का नशा जो है इसको बंद करिए जी, मृत्यु भोज जो है इसको बंद करिए जी। कोई गरीब है, उस गरीब का घर बेच के या जमीन बिकवा के आप मृत्यु भोज करवाते हो और अफीम खाते हो तो ये गलत है। इससे बुरा कुछ नहीं, इससे बुरा कुछ भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कई जगह पे क्या है कि मैं उनको परम मित्र बोलता हूँ जो नहीं मानते हैं उनको, उनके माइंड में ये रहता है कि भाई ये हमारे बीच में क्यों टांगा डाला है। देखिए नशा जो है वो युवा धन को खत्म किए जा रहा है। आज सांचौर के अंदर एमडी अफीम इसका इतना नशा हो गया है कि ये नशा धीरे धीरे जो हमारे प्रवासी है वो वहां तक लेके जाने लगे। बिल्कुल, मैंने देखा है साहब, मैं भी प्रवासी ही हूँ। तो ये जो प्रवासियों तक जा रहा था, तो मैंने कई दफा कहा कि आप लोग जन्मभूमि छोड़ के बाहर कर्म भूमि बना रहे हो जी, और वही नशा लेके आप वहां पे पहुंच रहे हो, ये गलत है। आप इसको छोड़िए और आप कमाई पे ध्यान दीजिए, अच्छा बिजनेस करिए। जो आदमी शराब का बिजनेस करता है मैं उसको हमेशा बोलता हूं कि आप इसमें से निकलिए और आप कोई दूसरा अच्छा बिजनेस करिए ताकि आपके बच्चे आगे उस अच्छे बिजनेस को पकड़े। 2 नंबर का बिजनेस करता है मैं उसको बोलता हूं कि आप 2 नंबर में से निकलिए, 1 नंबर में आइए। जितना बन गया उसको बनाइए और आ जाइए साइड। आप 1 नंबर में आएंगे जी, आप कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने उस चीज को नहीं माना। आज कानून की जो मार है वो कानून की मार पड़ रही है, आप देखिए उसकी वजह से वो कर रहे हैं। और उनको जो आप बोल रहे हो कि कोई हमारे लोग हैं वो फोन नहीं करते, मेरे सब लोगों को पता है कि अफीम के लिए अगर हमने देव जी को फोन किया या दारू के लिए फोन किया या एमडी के लिए फोन किया तो वो उल्टा केस करवाएगा, बचाएगा नहीं। बढ़िया वाकया आपको बताता हूँ, मेरा पार्टनर कोविड में गुजरात जा रहा था, तब एक कानून निकला था कि मास्क अगर आपने नहीं पहना 1000 रुपए पेनल्टी। पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया और उसने मुझे फोन किया कि साहब हम 5 लोग हैं, हमने मास्क नहीं पहना था और हमें पकड़ लिया और 5000 रुपए बोल रहा है ये पेनल्टी। मैंने कहा फोन दीजिए उनको। मैंने उनसे बात की तो पुलिस वाला ने मुझे कहा कि साहब ये 5 लोग थे। मैंने इनको कहा कि चलो भाई 5000 पेनल्टी, लेकिन तुमने गलती की है तो 3000 रुपए पेनल्टी करो। और रिश्वत दे रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, रिश्वत नहीं है, रिश्वत नहीं ले रहा हूँ। मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि 3000 नहीं 5000 लेके मेरे को व्हाट्सएप कर, उसके बाद ही छोड़ो, उसके बाद ही छोड़ो। उसने 5000 लिए, वो मेरा पार्टनर यहाँ पे आके बोलता 3 में पड़ रहा था, आपने कहा 5000। मैंने कहा वो आपको बचा रहा है। सही बात, ताकि वो खुद को बचा। सही बात है, बहुत तो कानून का अगर हम रिगार्ड करेंगे तभी जाके ये देश चल पाएगा। आप कानून का रिगार्ड नहीं करोगे कैसे चलेगा? सही बात है, उस समय अगर मास्क नहीं होता तो शायद देश तबाह हो जाता। कई लोग मुझे कहते हैं कि साहब अफीम उगाने के लाइसेंस तो सरकार दे रही, लेकिन वो मेडिसिन के लिए, बिल्कुल वो आपको ऐसे उपयोग करने के लिए। पहले जमाने में जरूर अफीम का सेवन हमारे वडील करते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे, वो इसलिए करते थे वो मेडिसिन के रूप में करते। अभी तो ये शौक के नशे, शौक का नशा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने सबसे कहा कि जमीन बेच के, घर बेच के किसी का घर बर्बाद कर रहे हो, ये गलत है। तो उसमें कामले जी और दूसरे अधिकारी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जैसे अपना एक ये बजरी वाला विषय चल रहा है जी, उसमें भी अभी मैंने देखा है 1-2 ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बजरी के डंपर, जैसे सरकार बजरी का विषय मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करिए। बजरी जो है उस बजरी का 2 नंबर में खनन हो रहा है। देखिए क्या होता है, हमारा देश में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे आ रही है पानी की जी। मैं विषय को इससे पानी, मेरा क्वेश्चन है वो उस तरह से। हाँ, लेकिन मैं इसलिए ले गया क्योंकि ये बजरी का विषय जी। जब आपके बारिश होती है, बारिश से पहाड़ों से जब नदी बहती है तब बजरी नदी में आती है। उस बजरी के माध्यम से जो पानी है वो पानी जमीन के अंदर जाते हैं और आसपास के कुएं पानी से रिचार्ज होते हैं। अगर आप नदी का खनन ज्यादा कर लोगे तो वो आपका जो पानी है उसका रिसाव अंदर नहीं जाएगा और वो सीधा नीचे चला जाएगा और आपका ग्राउंड लेवल अप नहीं आएगा। ओके, इस वजह से आपके खेतों में भी समस्या होगी। तो वो बजरी का जो खनन है वो लाइसेंसी अगर खनन करते हैं तो उसका एक मापदंड है, नदी के अंदर आपको किनारे से कुछ मीटर छोड़ना है, डीप आपको जो है वो 1 मीटर तक जाना है, उससे ज्यादा डीप नहीं जा सकते हो। लेकिन खनन बढ़ रहा है। तो अधिकारी, अभी भजनलाल जी सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि भाई अवैध बजरी खनन जो हो रहा है उसको बंद करो, नहीं तो ये पानी का जो अपनी समस्या है ये समस्या बढ़ जाएगी। तो वो जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन अधिकारियों को अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे
अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं हमारे आदमी है इनको छोड़ दो, या अफीम वाला मेरा आदमी इसको छोड़ दो, दारू वाला मेरा आदमी छोड़ दो, ये कोई मेरा नहीं होता है। वो जो अफीम और शराब वाले हैं वो समाज के दुश्मन है, उनको छोड़ने की जरूरत है। हाँ, ऑफिशियली जहां मिलता है वहां से आप जाके लीजिए, और यहाँ पे आप रॉयल्टी भर के बजरी लीजिए। आप खनन जो सरकार के मापदंड है उस हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये बजरी माफियाओं वाला जो चलता है उस तरह ये रैकेट्स है, मतलब कहीं रैकेट सब जो है वो बंद होने चाहिए। देश की जो संपत्ति है ये संपत्ति का राजस्व भी सरकार को जाए, तभी सरकार आपको बिजली डेवलपमेंट अच्छे तरीके से आपको करने। आप वो सीधे सीधा बीच में से इनकम टैक्स खा जाओगे, जीएसटी खा जाओगे, तो फिर सरकार से आप मांग कैसे सकते हो? सही बात है। मतलब कुछ लोगों के बेनिफिट्स की वजह से बहुत लोगों की चीजें रुकती हैं, सरवाइव करते हैं। गरीब जो है मेनली गरीब सरवाइव करता है, वो नहीं होना चाहिए। इसी पे एक है कि जैसे अभी ये बताया आपने कि बजरी माफिया वाला आपने ही ले आए बीच में, तो मेरा इसी से एक क्वेश्चन कनेक्ट हो जाता है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग भी कहीं ना कहीं है, और बहुत है सर ऐसे लोग जिन पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। बहुत सारे लोग हैं जो साफ छवि के हैं, पर परसेंटेज होगा उनका छोटा हो सकता है। ऐसे नहीं कि 100 में से 50 वैसे हैं, पर 10-15% तो लोग ऐसे हैं जिन पे किसी ना किसी तरीके के अच्छे क्रिमिनल केसेस हैं। वो प्रूवन क्या बोलते हैं उसको, मतलब जब तक साबित ना हो तब तक गुनहगार नहीं है, वो वाली बातें तो बीच में आती हैं। खैर, पर ये राजनीतिक पार्टियां जो बड़ी बड़ी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, आपको नहीं लगता कि इन्फ्लुएंस भी करती है? उनको टिकट्स देती हैं, उनको चुनाव लड़वाती हैं, उनको मौका देती है। अभी उसमें कमी आई है। आप पिछला जो कई सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, बहुत कमी है। अच्छा। कमी आने का रीजन भी है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो छोटा कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता को उन्होंने आगे लाने का एक मुहिम छेड़ी, और उस मुहिम के ऊपर वो काम कर रहे हैं। लोग भी क्या है, कई दफा ऐसे काम कर लेते हैं, जैसे जो क्रिमिनल है उसका प्रभाव ज्यादा होता है तो उसको वोट कर लेते हैं, कोई रोके जाता है तो उसको वोट कर लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भाई हम जो वोट कर रहे हैं, हमारे इस वोट की कीमत खाली एक वोट देना कीमत नहीं है। इससे सरकार, जैसे अभी मैं छोटा सा विषय ले लूं कि भाई एक वोट से अगर हमारी सरकार समझो नहीं बनती है, कोई भी सरकार एक वोट से अगर नहीं बनती है, तो उससे पूरे देश पे या पूरे प्रदेश पे बड़ा इफेक्ट होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की जो काम करने की नीति है वो एक अलग है। वो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी की सरकार बनी उसके बाद में जनधन योजना, हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कई लोगों अपना स्टार्टअप युवाओं के लिए, ये सारी योजनाएं लाने का एक उद्देश्य ये था कि सबके पास में काम हो जी। और आज अगर हम ये देखने जाएं कि सरकार अगर दूसरी होती तो उनकी मानसिकता इस पे नहीं चलती। मैं माफी चाहता हूं, मैं बोलने में मेरा थोड़ा सा रफ है, लेकिन अब आप नरेगा को उठा के ले लीजिए साहब जी। नरेगा योजना लाई कि सबको मजदूरी मिले, सबको काम मिले, लेकिन आप देख लीजिए किसान जो है वो बर्बाद हो रहा है। कैसे? किसान को मजदूर नहीं मिल रहा है। ओके। क्योंकि जिसको नरेगा में मजदूरी मिल रही, वो नरेगा पे जाके वो काम करके वो मतलब एक तरह से इजी मनी हो गया, इजी मनी। और वहां पे भ्रष्टाचार कितना हो रहा है अभी देखिए, आप पता करिएगा कहीं नरेगा पे आप जाइएगा, बहुत अच्छा आपको एक देखने को मिलेगा। मोदी सरकार के बाद में जी मोदी जी ने क्या किया कि अभी जो भी आता है उसको अटेंडेंस 2 बार लगानी है, और वो लैटिट्यूड एटीट्यूड के साथ में मोबाइल पे अटेंडेंस लगानी है। जो वर्कर है पहले ये नहीं था। हाँ। पहले क्या होता था, मिस्टूल लिया, 100 लोगों के नाम लिख दिया, उनके खाते में पैसा आ गया, पैसे में से उसने ठेकेदार था, वो ठेकेदार पैसा ले लेता था, और मैंने भी सुना है जी, ये भ्रष्टाचार होता था। अब वो कम हुआ तो लोग भी जाने कम हो गए। ओके, क्योंकि पहले जा नहीं रहे थे, ऐसे ही पैसे आ रहे थे। वो कमिशन सेट होगा, मतलब 50% वाला रेशियो होगा, कमीशन सेट था। ओके, तो ये मजदूर नहीं मिलना किसान के लिए नुकसान है। हमने इसमें सरकार में एक प्रस्ताव भी रखा है मैंने जी कार्यक्रम में जी, कि जो किसान काश्तकारी करता है जी, उस किसान के खेत को लैटिट्यूड एटीट्यूड लेके आप सैटेलाइट से उसको लेके नरेगा से जोड़ते, किसानी को नरेगा से जोड़ते।
ओके। अब जैसे मेरा 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ में मैंने खेती की है, मेरी खेती के अंदर मैं लगता हूँ, किसान जो है वो किसान खुद लगेगा, उसकी पत्नी लगती है, उसके बच्चे भी काम करते हैं। भले सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन वो बच्चा स्कूल से आने के बाद में वो रखवाली थोड़ी करेगा, पिताजी शाम को वहां जाके सोएंगे, तो बेसिक चीजों में माँ जो है माँ पशुपालन का काम करती है, तो कहीं ना कहीं वो सारा परिवार इन्वॉल्व है, तो उस परिवार को 100 दिन का रोजगार मिल जाए। ओके, मतलब अपने ही खेत में वो काम करे, अगर वो इससे कनेक्ट हो जाए, अगर खेती कर रहा है तो 100 दिन का रोजगार उसको दे दो, कम से कम उसकी फिक्स इनकम होगी। ओके भैया, अगर मेरी खेती नष्ट भी होगी, ओलावृष्टि हुई, पानी नहीं आया या कुछ भी हुआ, तो भी मेरी खेती जो है, इसको मैं अगर खेती करूंगा तो मुझे 100 दिन का रोजगार मिलेगा, मुझे नरेगा पे जाने की जरूरत नहीं, ये मेरा खेत जो है नरेगा की मजदूरी मुझे, मतलब बेसिक नीड्स उससे पूरी हो जाएंगी उसमें। उससे क्या होगा, किसान की जो आय दुगनी करनी है वो भी हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। खेती के प्रति जो लोगों का लगाव कम हो रहा है, वो लगाव वहां पे थोड़ा बना रहेगा। तो कोई भी किसान आज खेती करने को तैयार नहीं है। तो ये जो लगाव बना रहेगा, उससे हमारे देश का आर्थिक सिस्टम जो है वो और मजबूत होगा। क्योंकि एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि भाई आप 2 फसल लीजिए, एक टाइम का खाना खाइए, क्योंकि तब हमारे यहाँ पे अकाल गिर गया जी। ये किसान अगर कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया तो काम नहीं लगेगा। इसलिए सरकार की जो नीतियां काम करने की होती है वो अलग अलग होती है। मोदी सरकार की नीति है गरीब मजबूत हो, किसान मजबूत हो। किसान और गरीब मजबूत होंगे तो नेचुरल है, ऑटोमेटिकली देश ग्रो करेगा। और आज किसान और गरीब के पास में पैसा आएगा तो वो खर्च करेगा। उसका उदाहरण इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। आज 2,32,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हो रहा है हमारा पर मंथ, बहुत बड़ा। 2,32,000 करोड़। मेरे कई कांग्रेसी मित्र बोलते हैं यार ये सब ऐसे ही है। मैंने कहा भैया ऐसे ही कोई जीएसटी नहीं बनता है, जिसका बिजनेस होगा वही बनता है। बिल्कुल, वो बचाना चाहते हैं लोग, हाँ, ऐसे क्यों बनेगा, ऐसे ही बनेगा। बिल्कुल। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो इस 1 वोट पे टिकी। तो इस 1 वोट की कीमत ऐसे नहीं है हम किसी को भी दे दे वोट। आप वोट करते हो तब आप कम से कम ये देखिए कि भाई आप सामने वो क्रिमिनल है तो उसका घर भरेगा। सही बात है। जो सरकार में काम करेगा तो सरकार अच्छे से आपका घर जो है, घर पे बिजली आएगी, सपोर्टिव वर्किंग होगी उसमें। तो लोग भी अभी समझने लगे, लोग भी उसको कम कर रहे हैं इन्फ्लुएंस। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं, स्पेशली यंग जनरेशन में, अपने आप इस क्षेत्र में भी, आपके क्षेत्र में भी अगर कुछ ऐसे लोग अगर देख पा रहे हो, शायद बहुत ज्यादा है नहीं, हालांकि अपने यहाँ पे अपना शांत, हाँ बहुत शांत क्षेत्र है, पर फिर भी जहां कहीं भी अगर पूरे राजस्थान में अपन देखें, जहां कहीं भी उस तरह की विचारधारा के लोग हैं, यंग उनके पीछे बहुत स्पीड से फॉलोवर्स बन जाते हैं। मतलब उनके, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन अभी 2-3 बच्चे जो हमारे यहाँ क्षेत्र के थे, उन बच्चों के, एक बच्चे के घर पे मैं अभी जाके हैं। अच्छा। वो बच्चा मारपीट करता है, कहीं भी जाओ मारपीट कर लेता है, आता है मेरे पास में, लेकिन मारपीट कर लेता है। जेल में 151 में चला गया, मतलब किसी के लिए मारपीट कर, किसी के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं करता। मैंने आज उसको कहा कि बेटा अब बहुत हो गया, अब कोई अच्छे धंधे पे लगो, ट्रैक चेंज करो, ट्रैक चेंज। अब जवाबदारी आप पे है, आपका बच्चा है, उस बच्चे को संभालना है। ऐसे कई बच्चे हैं जिन बच्चों को कई नेता गुमराह करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है, वो भीड़ लेके चलना चाहते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो भीड़ लेके नहीं चलना चाहते हैं, और जो भीड़ लेके चल रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करके कहीं ना कहीं पाप के भागीदार तुम बन रहे हो। बिल्कुल। पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर भी साफ सुथरी भी पॉलिटिक्स आप कर सकते हो। उन बच्चों को अच्छे काम बिना किसी को बर्बाद किए पॉलिटिक्स की जा सकती है। आप उन बच्चों को अच्छे से काम पे लगवा दो, उन बच्चों के लिए आप मदद करो। कोई कंपनी में अगर किसी का टैलेंट है, उस बच्चे को कंपनी में कहीं काम दिलवा दो। किसी का स्टार्टअप अगर शुरू हो रहा तो उसके स्टार्टअप में आप काम मदद रूप हो जाओ। ये सारे काम करके भी आप वो भीड़ जुटा सकते हो। सही बात है। मतलब सही तरह का इन्फ्लुएंस भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव 2 चीजें होती हैं जी। जैसे मोदी जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि जो ग्लास है वो आधा पानी से भरा हुआ और आधा खाली है।
अब उसमें हमें सोचना है कि हमें कौन से वे पे जाना है। हाँ, आधे भरे से खुश होना है कि जो इतना खाली है उससे परेशान। ये जो चीजें हैं, ये चीजों तो क्या है कि लोगों को, अब लोग भी खैर एजुकेशन आया तो समझने लग गए हैं, वो भी समझेंगे, थोड़ा सा ऊपर से भी होगा तो जाके एक संतुलन। अभी आपने ये किसानों वाली बात की, किसानों के मुद्दे पे साहब, ये जो आपका संसदीय क्षेत्र रहा जालोर सिरोही, माही परियोजना को लेके लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है और आपने भी इसके लिए बहुत कोशिशें की, फिर भी हम उस पर बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से कोई सफलता अपने हाथ नहीं लगी। ये यहाँ के राजनेताओं की कमी रही, सिर्फ आप नहीं, क्योंकि ये सबका विषय था कहीं ना कहीं, और हर तरह के मतलब हर पार्टी के नेता रहे, तो ये उनकी कमी रही या यहाँ के लोगों की वो आवाज में दम नहीं रहा, या केंद्र या राज्य की जो सरकारें हैं उनका ध्यान इस क्षेत्र पे है ही नहीं कि मतलब ये आखिरी का भाग है और ये पड़ा है अपनी जगह पे। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ है। इसको हमें दो तरीकों से समझना पड़ेगा। माही का जो प्रोजेक्ट है, वो माही का प्रोजेक्ट आई थिंक 1963 में शायद मिर्जा जी ने वो साइन वाइन किया हुआ है, तत्कालीन जल मंत्री। ओके। कि माही का जो पानी गुजरात में जा रहा है, नर्मदा जब गुजरात में सभी जगह पे आ जाएगी, तब माही का पानी हमारे यहाँ पे भीनमाल से और बाड़मेर के क्षेत्र में दिया जाएगा। ओके। ये तब हुआ था? तब हुआ था 1963 आई थिंक, 63 83 ऐसा कुछ, मतलब फिर भी 50 साल का टेन्योर। 50 साल का। ओके। अब उस समय पे जो पानी यहाँ पे लाना था, और जो ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई उस पानी को यहाँ पे ले आओ, अब राजस्थान सरकार के पास में इतना बजट है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बजट होगा। अब मुझे पता नहीं, डीपीआर बन रही है, लेकिन मैंने जो बाहर से सुना है कि वो कोई कहता 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई कह रहा 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और डीपीआर नहीं बने तब तक हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जी। वो पानी हमारा हक है। ओके। क्योंकि राजस्थान का पानी था, वो हमारा हक है। राजस्थान का पानी कैसे? राजस्थान का पानी जो गुजरात में जा रहा है, तो उस पानी को जब गुजरात में नर्मदा का पानी आ गया तो वो पानी हमें देना था। ओके। वो हमारा हक है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो मतलब उस क्षेत्र में, हाँ, अपना ऊपर के क्षेत्र से उधर जा, तभी हम उस पानी को संभाल नहीं पा रहे थे, हमारे पास में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो गुजरात उधर डाइवर्ट। लेकिन आज अगर हम आज की बात करें तो हमें उस पर ध्यान देना है, लेकिन दूसरा जो हमारा पानी वेस्ट जा रहा है, उस पानी को भी हमें कहीं ना कहीं काम में लेना चाहिए। जैसे नर्मदा का पानी है, नर्मदा का पानी हमारे यहाँ पे नर्मदा नहर, मैं धन्यवाद दूंगा वसुंधरा जी को और मोदी जी को, दोनों को, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी थे और यहाँ पे वसुंधरा जी थी, और नर्मदा की शुरुआत की थी। आज वो कई खेतों में पानी चल रहा है और कई जगह खेतों में सिंचाई हो रही है। लोगों के 3500 बोरी, 3,500 गुनी मूंगफली हो रही है। ये जो सांचौर का क्षेत्र है, सांचौर के बेल्ट जी जी, हमारे जीवाणा बेल्ट में अगर आपने देखा होगा तो वहां अनार की खेती हो रही है। हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं। जैसे हमने मेरे कार्यकाल में, मैं ओटा राम जी और हम लोग मिलके 32 नाला हमने बनवाया सिरोही के अंदर। ओके। जो पानी गुजरात में बह के जा रहा था, 3 साइड में पहाड़ थे, हमने एक साइड में बांध, वसुंधरा जी को कह के हमने बांध सैंक्शन करवा दिया। लगभग 250-300 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वसुंधरा जी ने सैंक्शन किया और वो बांध बन गया है, पूरा होने के कगार पे है, और वो 32 नाला का पानी मिलेगा। दूसरा, एक मृत योजना पड़ी थी सालगांव डैम, माउंट आबू के अंदर। माउंट का पानी पूरा बह के नीचे जाता था, और मुझे याद है जब यहाँ पे बाढ़ आई थी 2015 में जी, तो मैंने आनंदीबेन तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात, मैंने उनको फोन किया कि बेन તમારે ત્યાંથી મારે અહીંયા પાણી આવે છે અને મને મદદ કરો, તમે થોડુંક નર્મદાનું પાણી બંધ કરો जी। तो आनंदीबेन ने मुझे कहा, अरे मारा भाई, वो पानी तुम्हारा ही है। वो माउंट का पानी जो है वो बह के मेरे क्षेत्र में आके घूम के तुम्हारे वहां आ रहा है। ओके। तो जो पानी बह के जा रहा था गुजरात में, हमने सालगांव परियोजना सैंक्शन कराई जो मृत पड़ी थी। ओके। उसका टेंडर भी हो गए, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उसने उस परियोजना पे झड़पी काम नहीं किया। अभी भजन लाल जी उस पे काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम उस सालगांव परियोजना, तो वो पानी, सालगांव परियोजना मतलब क्या, वहां भी माउंट का पानी डैम बना के वहीं पे रोक। ओके। और फिर यहाँ के क्षेत्र नाला पानी है वो वहीं रुक गया। ऐसे जो हमारे छोटे छोटे जो पानी के रोकने के जो क्षेत्र है, उसको अगर हम रोके, जैसे वसुंधरा जी ने
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना शुरू की। मोदी जी ने वहां पे गुजरात के अंदर एक चेक डैम योजना शुरू की, छोटे छोटे तालाब बना के पानी रोकना, जहां पानी इकट्ठा हो वो पानी को हम यूज हर जगह पे, मतलब लोकल लेवल पे। अगर हम इस पे काम करेंगे तो ज्यादा हद तक हम सफल हो पाएंगे। माही का तो लाना है आपको, हमें हर पॉलिटिशियन को उसमें लगना है, लेकिन हम एक ही बात करें माही लाओ माही लाओ माही लाओ, और यहाँ पे जो हमारा पानी है वो जा रहा है, मतलब अपने स्तर पे जो कर सकते हैं वो अपन ना करें। हमें शुरू करना चाहिए। और जब हम आज जहां हम बैठे हैं, मेरे नीचे एक टैंक है, ये टैंक जो है जहां मैं बैठा हूँ वो 35,000 लीटर की टैंक है, और आप बैठे वो 35,000 लीटर की टैंक। ओके, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मेरे यहाँ पे नीचे वाटर हार्वेस्टिंग, मैं पूरा छत का पानी जो है वो यहाँ पे लेता हूँ और 12 महीना पानी। ये मैंने सीखा नागौर और बाड़मेर साइड से, कि वहां के जो लोग हैं वो टांके में पानी इकट्ठा, उनके लिए वही सर्वाइविंग वाटर वही है। तो वैसा काम हमें यहाँ पे करना होगा। हमारा बहुत सारा पानी बह के जा रहा है, वेस्ट है। अगर हम उस पानी को रण खार में जाने से रोक लें, हम हमारा पानी इकट्ठा कर लें, तो हम काम कर सकते हैं। अभी सरकार जैसे आपको दे रही है, प्लास्टिक के लिए अनुदान दे रही है, सब कुछ कर रही है, उसमें हमें करना चाहिए। और माई का पानी जो है, अभी भजन लाल जी ने भी कहा है कि सब जो माही परियोजना हो गई उस पे तो प्रयासरत है ही आप, साथ ही साथ आपने जैसे बताया कि लोकल लेवल पे भी हमें करना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये भी समझे, या आप अपनी तरफ से भी एक मैसेज पास कर सकते हैं कि जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो भी लोकल इन्फ्लुएंस पीपल हैं यहाँ के अपने क्षेत्र के, उन्हें इसमें कोई विशेष मुहिम चलानी चाहिए, जहां तक मुझे समझ में आता है। क्योंकि एक आम इंसान जो खेती बाड़ी कर रहा है वो अपने लेवल पे जितना कर सकता है वो कर रहा है, जितनी उसकी समझ है ना। हम बाहर जाते हैं, दुनिया देखते हैं, तो हमें अलग अलग तरह की चीजों को समझने का मौका मिलता है। तो हम जो समझ के आ रहे हैं बाहर से, क्योंकि किसान को घूमने का मौका नहीं है साहब। किसान ने गुजरात में ऊंजा मंडी देखी, इसके आगे वो नहीं गया, है ना। तो कहाँ पे किस तरीके से ये सिस्टम चल रहे हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से बेहतर किया जाए, इस पे आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी विशेष मुहिमें चलानी चाहिए, ऐसी टीमें डिक्लेयर करनी चाहिए कि वो लोगों को समझाएं? क्योंकि आपके पास हर चीज करने के लिए शायद टाइम नहीं होगा, पर आपके कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, या जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको आप अपने साथ जोड़ के ये जिम्मेदारियां दें कि आप एक मुहिम चलाएं, आप लोगों से बात करें, आप लोगों से मिलें, लोगों को ये सब समझाएं। और वृक्षारोपण वाली चीजें हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पानी को बहुत रोकता है। इसमें हमने एक काम किया है, तभी ओम जी करके IAS ऑफिसर थे अपने यहाँ पे, कमिश्नर कृषि मंत्रालय में आए थे। तो हमने उनसे कहा था कि भाई यहाँ के किसान जो है, कुछ किसानों को 100-200 की टोली बना के आप गुजरात भ्रमण करवाइए, जहाँ पे ये पानी का काम हुआ है, नॉलेज एक्वायर करना। तो कुछ किसानों को तो यहाँ से भेजा था उस समय। तो उन्होंने फिर उस चीज को देख के डैम बनाने शुरू किए। डैम मीन्स मतलब छोटे छोटे पॉन्ड हम अगर बोलते हैं, बावड़ी टाइप अपने अपने खेतों में। और उसमें 90,000 रुपए का अगर आप बनाते हैं तो जो प्लास्टिक है उस पर अनुदान भी मिलता है सरकार की तरफ से। तो वो भी कई लोगों ने लिया, जैसे रेवदर साइड में यहाँ पे बहुत लोगों ने इस पे काम किया। मतलब ये सरकार की योजना है कि आप अपने खेत में बनाएंगे तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी टाइप से कुछ देगा। सब्सिडी देगा। ओके। तो वो जैसे मैं तो पॉलिटिकल जो हमारे नेता है उनको भी बोलता रहता हूँ कि आप अपनी स्पीच में इस विषय को लीजिए। बिल्कुल जी। तो वो भी इस स्पीच को ले रहे हैं, और कई जगह पे हमने इस विषय को कहा भी है और कर भी रहे हैं, लोग प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे मैंने भी एक बड़ा बनाया है मेरे खेत में, मैंने तो खुद मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने बड़ा बनाया है। तो कई चीजें जो है उन चीजों को लोग ले रहे हैं, लेकिन ये एक मुहिम जो है वो हम पूरे बड़े लेवल पे लेंगे। आपने अच्छा कहा कि भाई प्रतिष्ठित लोग हैं वो इस विषय को ले, लेकिन कई दफा पे क्या होता है कि किसान भी थोड़ा सा उस चीज को ढिलाई में लेता है। जैसे अभी नर्मदा है, तो नर्मदा में आपको ड्रिप इरिगेशन करना है, आपको 50% खेती करनी है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, नर्मदा के अंदर आपने मोटरें डाल दी और आप खेत में उठा के ले जा रहे हो। मेरा एक मित्र था, वो मित्र कहता है कि साहब गोचर भी बचा नहीं अभी तो मतलब थोड़ा सा उस पर नो डाउट स्ट्रिक्टनेस चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्टनेस में लोगों को डर ये लगता है कि अगर हम ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करेंगे तो हमारे वोट कट जाएंगे। राजस्थान सूखा प्रदेश तो है, साथ ही साथ
हेरिटेज के मामले में हम बहुत अव्वल हैं। हमारे पूर्वजों ने धरोहरें हमें बहुत दी, लेकिन पर्यटन मतलब राजस्थान में पर्यटन बहुत है, नो डाउट। आपका जो क्षेत्र है इसमें भी पर्यटन की एक दो चीजें हैं जो बहुत बेहतरीन है, जैसे माउंट आबू हुआ, अपना सुंदर माता का मंदिर हुआ, सुंदर पहाड़ियां हैं, एक यहाँ पे और जसवंतपुरा के पास में कोई एक किला भी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो स्टेट लेवल पे मतलब होता है ना, उसका जो वजन होना चाहिए, जालोर का किला हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं अपनी हिस्ट्री के, और लोग इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहेगा अगर लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। पर ये बाकी माउंट आबू तो खैर दुनिया जानती है, पर ये बाकी के जो हेरिटेज लोकेशंस हैं उसमें बहुत कुछ नहीं हुआ प्रभावी ढंग से। इसमें मैंने काम किया हुआ है। पिछले समय में मैंने इसको सर्किट बनाने के लिए किया हुआ है। मतलब हम टूरिस्ट सर्किट एक बनाए जालोर सिलीगुड़ी को लेके, जहां पे टूरिस्ट हमारा जो आता है वो टूरिस्ट कम से कम 5 दिन इस सर्किट में रुके। ओके, उसको 5 दिन का साइट सीन वगैरह सब वो सेट किया हुआ है, जिसमें धार्मिक भी हो और जिसमें एक खुशनुमा माहौल भी हो। क्या क्या जैसे हम शुरुआत करें माउंट आबू से जी, कि पर्यटक की एंट्री माउंट से हो, माउंट से वो उसका जो भी है नक्की के दर्शन, मंदिर के दर्शन करके सनसेट देख के, और अगर वो नीचे आता है तो उसको यहाँ पे जीरावला तीर्थ के दर्शन मिल जाए। जीरावला तीर्थ के बाद में वो आगे आता है तो उसको सुंदा माता जी का दर्शन मिल जाए। सुंदा माता जी के दर्शन करके वो 72 जिनालय के दर्शन करके, 72 जिनालय के दर्शन करके अगर वो जालोर साइड में, जोधपुर साइड में जाता है तो जो जालोर का किला देख ले, और अगर इस साइड में आता है तो हमारे यहाँ पे सीलू के ऊपर नर्मदेश्वर घाट बना हुआ है। नर्मदा नदी पे नर्मदेश्वर घाट बना है जिसमें महादेव जी का मंदिर है। ओके, उस दर्शन को करके वो बाड़मेर साइड में सर्किट ले सकता है। ओके, तो ये एक सर्किट हमने बना के सरकार को प्रपोजल भेजा हुआ है। तो नो डाउट इमीडिएट तो इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में इसका इफेक्ट होगा। अभी ये जो चीजें हैं 72 जिनालय, ये धार्मिक भी हो गया, माउंट आबू आपका पर्यटन की दृष्टि से हो गया, और बीच में और भी रिसोर्ट, जैसे अगर हम देखने जाएं तो जालोर के अंदर एक आपने रिसोर्ट वतन रिसोर्ट है, तो उसमें अब मैंने कल ही देखा कि उसमें वाटर का भी उसने कुछ बनाया है, स्विमिंग वाटर पार्क टाइप बनाया। तो लोगों को वो भी एक आनंद का अनुभूति देगा। तो ऐसी जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ पे अभी शुरू हो रही है, तो उसके माध्यम से अच्छा काम होगा। और थोड़ा सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि गांव का माहौल, यहाँ पे जैसे खेत है, इसमें खेत के अंदर कोई गांव का माहौल खड़ा करके रिसोर्ट बने, बाहर के लोग वो आनंद ले सके, उसको भी एंजॉय कर सके। तो इन चीजों पे सरकार अभी एक्शन में है और सरकार काम करेगी। केंद्र सरकार भी, गजेंद्र सिंह जी भी इस विषय को लेकर थोड़े गंभीर है, तो वो भी इस विषय पे बहुत खुश है। मतलब ये ऐसा कोई मेरा वो क्वेश्चन जैसा नहीं था, पर कहीं ना कहीं हम इसमें लेट हैं। थोड़े लेट होने का रीजन है सब, देखिए क्या है कि यहाँ पे गर्मी होती है और गर्मी के टाइम पे हमारी छुट्टियां होती है, हमारे यहाँ पे शादी का माहौल होता है, तो हमारे तो बच्चे और वो सब बोलते हैं हम तो शादी में जाएंगे भाई, हमें तो और कोई चीज से लेना नहीं है, उनको रिसोर्ट से मतलब नहीं है। तो उस वजह से, लेकिन दूसरे टूरिस्ट हमारे यहाँ पे जरूर आ सकते हैं। जसवंतपुरा का जो आपने किला बोला, नो डाउट बहुत अच्छा ऊपर किला, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक दफा इसको भेजा था और मुझे महाराजा साहब का भी मैसेज आया था कि आपने इस विषय पे चर्चा छेड़ी है, बहुत अच्छी जगह है, वो मिनी माउंट बन सकता है। तो हम सरकार से वापस प्रयास करेंगे कि उसको मिनी माउंट बनाए, तो जसवंतपुरा का किला जो है वो उसको बहुत काम करता है, तो हमारे लिए एक हेरिटेज। और पर्यटक जब आते हैं तो लोकल लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ये एक तरह से मतलब होता है ना, स्वरोजगार शुरू हो जाएगा। तो 2 दुकान पे भी अगर कोई आदमी बैठते हैं और 2 दुकान पे धंधा हो जाता है, उसका स्वरोजगार शुरू होता है। माहौल बहुत मतलब एकदम शांत जा रहे हैं अपन। पर एक हाल ही में एक घटना घटी, पहलगाम की आतंकवादी हमला हुआ, 26 जाने गई। एक तरीके से कश्मीर जाने वाले जो लोग हैं उन पे तो एक बुरा प्रभाव हुआ ही हुआ,
पर पूरे देश के लोगों पे, हर नागरिक के मन में एक डर सा बैठा कहीं ना कहीं कि आज भी इतनी मजबूत सरकार, इतने स्ट्रांग लोग, डिसीजन मेकिंग पावरफुल लोग, जो देश को सर्वोपरि मानते हैं, जो देश के लिए 24/7 है, उनके लिए फैमिली नहीं है, सिर्फ देश ही फैमिली है, वैसे लोगों के होते हुए भी इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं और एंजॉयमेंट वाली लोकेशन पे 26 लोग मारे जाते हैं। ये बहुत निंदनीय विषय, और इसमें खैर सरकार का या किसी का बस मतलब होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं ये चीजें होती रही है, पिछले बहुत लंबे टाइम तक नहीं हुई, तो लोग इस मामले में इस सरकार पे बहुत बिलीव करते थे, बहुत निश्चिंत हो गए थे। अब ये अचानक से जब से हुआ है, तब से हर किसी के मन में एक डर सा है। और अब मैं जिस रास्ते से आ रहा था वहां भी कहीं ना कहीं आर्मी मूवमेंट, ये वो सब चीजें, तो जो लोगों के मन में क्वेश्चन खड़ा हो रहा है फिर से, निंदनीय तो है ही, इस पे मुझे लगता है किसी भी तरह की टिप्पणी सही नहीं है, पर सरकार के तरफ से क्या लगता है, मतलब क्या एक्शन होना चाहिए ऐसा? क्या इस मोमेंट में शायद ये घटना हो के 8-10 दिन हो गए हम जब बात कर रहे हैं, तब क्या कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं हो जाना चाहिए था आपके साथ? देखिए, क्योंकि आम नागरिक बहुत एग्रेसिव तरीके से सोचता है कि इसने ऐसा किया तो इसको ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि आज हम बहुत पावरफुल हैं, आज हम बहुत मजबूत हैं, और हम एक तरीके से सही ढंग से पहल ना करते हुए लेकिन डिफेंसिव तरीके से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। उस स्थिति में भारत आज है। ये जो घटना हुई, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आर्मी ने एक्शन भी लिया है, ऐसा नहीं है नहीं लिया है, सरकार ने भी एक्शन लिया है। आपकी बात ये सही है कि भाई लोगों का एक ये था कि अब शांत है, और उन्होंने जो ये कायरतापूर्ण में इसको बिल्कुल उन्होंने जो घटना निर्दोष लोगों को मारा है, उसका मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जल्द ही उसका रिजल्ट मिलेगा, बदला लिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये सरकार उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, और उससे डबल मजबूत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा है कि एक को भी नहीं छोड़ेंगे, तो आप गिन के लीजिए कि एक को भी नहीं छोड़ेंगे और कोई नहीं बचेगा। मैं इस विषय पे इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी तरफ से जो कार्रवाई कर रही है वो उनके लेवल पे कार्रवाई कर रही है। जरूर हम एक आम इंसान है तो हमारी भावना एक अलग होती है, अभी का अभी जाके हम कुछ भी कर लें, लेकिन सरकार को जिस स्थान पे वो है उनको डिप्लोमेट तरीके से कुछ डिसीजन, कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। जैसे उन्होंने एक निर्णय लिया भी, आपने अभी सिंधु नदी का पानी उन्होंने रोका, पानी जो रुका, क्या ये भी एक थोड़ा सा इसको भी समझना चाहूंगा सर, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता और दर्शक भी इस चीज को अगर आप थोड़ा आपके नॉलेज में है और एक्सप्लेन कर पाए तो, कि सिंधु नदी का जो पानी है क्या इमीडिएट रोका जा सकता है? सिंधु नदी का पानी जो दूसरी नदियों से अंदर आ रहा है इमीडिएट रोका नहीं, इफेक्ट ही आ गया। पाकिस्तान के अंदर अचानक बाढ़ आ गई, आपको खुद को पता है। हाँ वो सुना जी। तो वो ओवर पानी जो पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई जी। अब दूसरा पानी है वो हम सिंधु नदी का पानी नहीं जाने देंगे, हमारे जल शक्ति मंत्री ने भी कह दिया है। तो जब मंत्री ने कहा है तो वो सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि भाई हम इसको बंद कर रहे हैं तो इमीडिएट इफेक्ट कितना हो। आप मान लीजिए कि पानी जो जा रहा है उसमें से अगर 80% भी पानी बंद हो गया, 50% भी बंद हो गया एक चीज में, तो पाकिस्तान तो बहुत सारे हद तक बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। और धीरे धीरे उस पानी को हम मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पानी का नल है कि उसको बंद कर दिया जाएगा जी, लेकिन ये जरूर है कि सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा और उनके पास में पूरा प्लान होगा कि ये पानी वहां कैसे निकले। और क्योंकि हमने कई आर्टिकल्स में ये भी देखा कि सिंधु नदी का जल कोई, जैसे आपने बताया कि नल नहीं है कि उसको अभी सोचा और बंद कर दिया। इसको मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि अगर इसको सही तरीके से रोकना है तो कई साल लग जाएंगे। नहीं साल कुछ नहीं लगे, ये मोदी सरकार है। आप खुद सोचिए, पहले हम जो गोला बारूद है उसको इंपोर्ट करते थे। मैं खुशनसीब हूँ
कि मैं उस ऐतिहासिक क्षण का भागीदार बना राजनाथ सिंह जी के साथ में, जब हमने यहाँ पे हवाई स्ट्रिप का उद्घाटन किया था अगड़ावा के अंदर। हाईवे पे हवाई स्ट्रिप बनाई, कोई उतरेगा और मालवाहक जहाज जो हमारा युद्ध पोत है वो यहाँ पे उतरेगा, और उसी में बैठ के हम आए थे। हम यही लैंडिंग की थी, उसी स्ट्रिप पे लैंडिंग की, और उससे व्हीकल्स भी चल रहे हैं, मतलब व्हीकल्स भी चल रहे हैं। आज हम उस तकनीकी पे पहुंच गए, और वहां से हम गए थे बाड़मेर। जैसलमेर के अंदर हमने हमारा इंडियन मैक, जो मिसाइल को खत्म नष्ट करने के लिए मिसाइल हमने बनाई थी, उसका इनोग्रेशन राजनाथ सिंह जी ने किया था। और जो हाथ गोला जो आता है उसका वहां पे प्रदर्शन किया था, जो बाहर से 20,000 में आ रहा था, हमारे यहाँ पे 3,500 में बना दिया था। ये कुछ सालों में बनाया था। आपने देखा होगा पहले मोबाइल हमारे यहाँ नहीं बनता था, लेकिन अभी कुछ सालों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट देश है जो मोबाइल जैसी कंपनी यहाँ पे अपने हमारा देश जो है, आप जो बोल रहे कई साल आर्टिकल लिखने वाले कई बार ऐसा लिख देते हैं, लेकिन वो मोदी को जानते नहीं है कि मोदी जब चाहेंगे तो वो कई साल को कई दिनों में ले आएंगे, उनको पता ही नहीं। ये हिंदुस्तान का हर नागरिक चाहता है साहब कि ये जो कई सालों वाली बातें हो ये झूठी। नर्मदा के ऊपर नर्मदा के गेट लग गए हैं, वो कई सालों से नहीं लग रहे थे, लेकिन मोदी जी आके बैठे और वो गेट लग गए, नर्मदा की ऊंचाई बढ़ गई। तो कई सालों के काम जो है कई दिनों में करना नरेंद्र मोदी को बखूबी आता है। उम्मीद करते हैं सर, यही ऊपर वाले से प्रार्थना भी कि ये जल्दी से जल्दी हो और हमारे उन 26 लोगों को न्याय मिलेगा जरूर। और पूर्व में भी ऐसे लोगों के साथ जो घटनाएं हुई है आप सब देखा, उस घटनाओं का भी जवाब भारत ने बखूबी और बहुत स्ट्रिक्टली दिया, और पाकिस्तान भुगत रहा है। एआई का जमाना, एआई बहुत स्पीड से बढ़ रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक मिडिल एज में हैं, आपके लिए एआई एडेप्टेशन कितना इजी है, और इससे यूथ पे और रोजगार कितना इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों? आपको क्या लगता है पर्सनली? देखिए, पॉजिटिव एआई से सीखने को हमें बहुत मिलेगा। अगर आप एआई से सीखने जाओगे तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब आपको पर्सनली अच्छा लगता है ये, मतलब आप यूज करने की ऐसा कुछ कभी कोशिश की है कि मतलब आर्टिकल ही लिख दिया एआई से, या ऐसा कुछ कभी? नहीं, मैंने ऐसा कभी, मैं ठीक है कभी कभार कोई आर्टिकल मुझे रुचि है तो मैं उस आर्टिकल के बारे में जानकारी के लिए एआई का मैंने यूज किया है। बाकी मैं लिखने के लिए आर्टिकल, क्योंकि जो दिल से हम हमारे दिल से लिखेंगे वो मशीन नहीं कर सकती, तो मैंने वो यूज नहीं किया। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कि आपको जमाने को फास्ट करना है और जमाने की जो दुनिया भर की आपको जानकारी उपलब्ध लेनी है या आपको दुनिया भर के बारे में सीखना है, तो उसमें आप एआई ले सकते हो। कई नेगेटिव भी इसके हैं कि एआई के माध्यम से कई नेगेटिव जैसी चीजें हो रही है। किसी को नंबर हैक करने हैं तो उसके अंदर एआई का किसी के फेस को आप छेड़खानी करनी है तो उसमें एआई का उपयोग, ऐसा उपयोग बहुत होता है। तो देखिए, युवा को सोचना है कि उसको पॉजिटिव क्या लेना है, नेगेटिव क्या लेना है। अब मैं तो संचार का माध्यम मोबाइल जो है, इस मोबाइल को दो व्यू से देखता हूँ, लोगों को कहता रहता हूँ कि आप पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उसमें से क्या पॉजिटिव लेना है और या नेगेटिव, मतलब आपको क्या अडॉप्ट करना है, आप क्या अडॉप्ट करना चाहते हैं आपके। अब आप इंस्टाग्राम को ले लीजिए तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, आप कोई भी एक न्यूज डाल दीजिए, फेक न्यूज भी है तो वो ग्रुपों में फॉरवर्ड होनी शुरू हो जाती है। वो ये नहीं सोचते कि भाई ये नेगेटिव असर करेगी, हमें इसको फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। वो जो कर रहा है, यूज कर रहा है, उसको सोचना चाहिए। मैं तो कई लोगों को बोलता रहता हूँ, इंस्टाग्राम, हर आदमी को रात को 9:30-10 बजे नींद आती है। आप खुद भी कभी सोचिएगा, 9:30-10 के बीच में आपको एक नींद आनी शुरू होती है। लेकिन इंस्टाग्राम की रील को अगर आप एक बार आप कर दिया, आपने स्क्रॉल किया तो आप 12 बजे तक उस रील को स्क्रॉल कर, खुद को रोक ही नहीं सकते, उसको रोक नहीं पाओगे। तो ऐसा ही ये जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, युवा को सोचना है कि नहीं, हमें इसमें नहीं जाना है, हमें इसका एडिक्ट नहीं होना है। कई लोग, आप बैठक में, मतलब जहां भी सभा होगी उस सभा में बैठे होंगे,
आप देखिएगा तो वो मोबाइल लेके बैठे होंगे और उस मोबाइल में चलते रहेंगे, सामने वो स्पीच दे रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो उस मोबाइल में ही देख रहे हैं। मतलब बैड एडिक्शन हो गया। ये बैड एडिक्शन आपने कई बच्चों को देखी। मैंने अभी मैं रेस्टोरेंट में गया था जी। खाना खाने के लिए, मैं मेरी पत्नी हम लोग गए तो एक बच्चा था, उस बच्चे ने आगे मोबाइल रखा, उसकी माँ उसको खाना खिला रही। जैसे उस मोबाइल का नेट जो होटल में था वो बंद हो स्टॉप हो गया तो वो बच्चा चिल्लाना शुरू हो गया, खाना बंद कर दिया। तो ये जो बच्चों में एडिक्शन जा रहा है ये बहुत बहुत, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार पेरेंट्स जिम्मेदार है, उसको शांत करने के लिए वो पकड़ा दे, मोबाइल पकड़ा देता है कि ये शांत बैठा रहेगा, मगजमारी नहीं करेगा। ये बहुत नुकसानदायक है, इससे लोगों को दूर होना चाहिए। मतलब बहुत जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल करें और बहुत काम की चीजें हैं, मोबाइल काम हो तभी इस्तेमाल करें। मैं जनरली व्हाट्सएप में बहुत कम यूज करता हूँ, ग्रुपों में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मेरे अंदर ग्रुप में वो ऐड करते हैं, मैं उसको अचीव में डाल देता हूँ, मगजमारी नहीं रखता हूँ। तो ये कुछ चीजें हमें सोचनी पड़ेगी और उसको जीवन में अपनाना। ग्रामीण युवाओं के बारे में हमने, स्वरोजगार के बारे में बात हो ही गई। राजस्थान की राजनीति बाकी राज्यों के मुकाबले एकदम साफ सुथरी, मतलब काफी साफ सुथरी है। हमारे यहाँ पे कोई तीसरा दल प्रभावी रूप से उभर के नहीं आता। दो पार्टियों का वर्चस्व रहा, कांग्रेस का रहा, बीजेपी का रहा। पिछले 3 दशकों में एक बार तू एक बार मैं वाला सीन हुआ। कभी कांग्रेस आ रही है, फिर 5 साल बाद बीजेपी आ रही है। इन दोनों का वर्चस्व होने के बावजूद भी ये पार्टियां दोनों इन लोगों के मन पे, मस्तिष्क पे इतना प्रभाव नहीं जमा पा रही है कि ये लगातार आ सके। और इससे आपके नजरिए से कि कोई तीसरा दल नहीं उभर पाना, ये यहाँ के लोगों की कमजोरी है, पॉलिटिकली महत्वाकांक्षाएं कम है, या ये एक सही तरीका है कि ये चलते रहना चाहिए? यहाँ के लोग क्या है, शांत किस्म के लोग, पूरे राजस्थान के कुछ हद तक। मैं देखिए परसेंटेज में जब थोड़ा परसेंट बढ़ जाता है तब सरकार बन जाती है, तो शांत वाले थोड़ा ज्यादा है, तो मैं तो शांत किस्म के लोग बोलूंगा। राजस्थान के लोग जो है वो बड़े प्यारे और मीठे लोग हैं, मैं वो माथापच्ची नहीं। दूसरा जो आपने कहा एक बार ये एक बार वो, लोगों में क्या है, कई दफा भ्रम की भ्रांतियां बहुत फैल जाती है। लोग सोचते हैं कि आज सरकार बनी, कल मेरे घर में पानी आना चाहिए, आज सरकार बनी, कल मेरी ये सड़क बन जानी चाहिए। अब सरकार बनी और सड़क बन जानी चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल। दूसरा, हमारे यहाँ जातिवाद बहुत हैवी है। आप आज इस जाति का है, कल उस जाति का आया तो मेरा पूरा का वो बोलेंगे मेरा पलटा तो यहाँ पे चला गया। ये इन चीजों से उठ के, मैंने इससे पहले भी आपके जो कई प्रश्न थे उस प्रश्न में एक विषय था कि आपका वोट कितना मजबूत है वो आपको सोचना है। मेरी जाति को वोट देना, इससे बेटर मैं ये सोचूं कि नहीं मेरे बच्चों के आने वाले भविष्य को वोट देना। अगर मैं ये मेरे माइंड में रखूंगा तब जाके मैं सही तरीके से वोट कर पाऊंगा। अब मेरे मामा का लड़का खड़ा है तो मैं मेरे मामा के लड़के के साथ में हूं, मतलब अपने के प्रति झुकाव होगा, परफेक्ट की तरफ नहीं। परफेक्ट की तरफ, जब आप परफेक्ट की तरफ झुकाव करना शुरू कर दोगे तब आपको ये सारी चीजों से दिक्कत आपकी हट जाएगी। आप जमीन से जुड़ी हुई पार्टी को छोड़ के अगर आप बोलोगे कि जो पार्टी हमारे से हमारा ध्यान नहीं रखती है और हम वहां पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं द्वेष की भावना जो है वो जागृत होगी। आप गुजरात को ले लो, गुजरात के कांस्टेंट एक ही पार्टी की सरकार है, मोदी जी के कार्यकाल से कंटिन्यू सरकार चल रही है, 20-25 साल हो गए। अब 25 साल में गुजरात कहाँ पहुंच गया, क्योंकि वो कंटिन्यूटी मिलती है, कंटिन्यूटी मिलती है और उनको डेवलप भी करना है। मतलब बाकी माथापच्ची में तो पढ़ना ही नहीं पड़ना। आज राजस्थान का आप देख लीजिए, आज का राजस्थान, केंद्र में हमारी सरकार है, राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल जी दोनों की विचारधारा एक है। उस वजह से आज हमारे यहाँ पे कई सड़कें बननी शुरू हो गई,
आज आपने देखा होगा जल जीवन के अंदर, जल जीवन मिशन में जितने घोटाले हुए उन अधिकारियों पे गाज गिरी। आज आपने देखा होगा एसओजी गठित करके जो युवाओं के रोजगार के बीच में अड़चन डाल रहे थे, जो नकल माफिया था, उस नकल माफिया के ऊपर पूरा अंकुश लगा। अब बिजली जो है वो पहले जो जाती थी उसकी जगह पे अभी आप चेक कर लीजिए, बहुत कम। आज अभी 2 दिन पहले हमारे न्यूज की हेडिंग आई थी कि कोयला का भंडार हमारे पास है, कोल की हमारे पास है, जितनी जरूरत है उतना कोल हमारे पास है। और पहले हम अक्सर सुनते थे कि पहले कोल है ही नहीं, कोल है ही नहीं, ये प्लांट बंद हो गया, वो प्लांट। देखिए सोच जब तक आपकी मिलेगी नहीं, जैसे हमारे घर में भी अगर 2 भाइयों की सोच नहीं मिलेगी तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, वैसे ही प्रदेश के अंदर अगर जनता की जो सोच है वो और सरकार की सोच नहीं मिलेगी तब तक सरकार अच्छा नहीं कर पाएगी। और जनता को समझना होगा कि उसका जो वोट है उस वोट को अमूल्य इसीलिए तो कहा है कि वो किस सोच के साथ जा रहा है, किस सोच के साथ में जा रहा है, कि जनता का भला करने वाली सोच के साथ में जा रहा है क्या, या इस बार उस बार उस बार इस बार, ये जनता को सोचना पड़ेगा। और अब की बार जो देखा है सिनेरिया, उसमें ये लगता है कि ये अब की बार वो नहीं होगा, अब की बार स्ट्रिक्ट रहेगा कि एक ही सोच पे जनता रहेगी और उसी सोच पे जनता काम करेगी। और मुझे नहीं लगता कि अगली बार कांग्रेस को यहाँ मौका मिलेगा। 15 साल आपने एज एन एमपी वर्किंग की जालोर सिरोही के लिए, अंदर से एक होता है ना कि मुझे ये मैंने काम की जिसके लिए मुझे पर्सनल हैप्पीनेस है, एक होता है ना अंदर से खुश हूं मैं, ये मेरी उपलब्धियां हैं, कि क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ पीस, अंदर से सेटिस्फेक्शन होना कि मैंने अपने कार्यकाल में मैं ये अच्छा कर पाया। मुझे ऐसी कुछ कोई एक आध विशेष काम बहुत है, कोई बहुत महत्वपूर्ण मैंने जो लोगों पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता। जालोर के अंदर मैंने केंद्रीय विद्यालय बनाया जो संचालित है, मुझे बहुत खुशी हुई थी। केंद्रीय विद्यालय जालोर में, एक सिरोही में है, एक जालोर। हमारे यहाँ पे C48 पे रेलवे ओवरब्रिज जालोर का, यहाँ से कई बार एम्बुलेंस जाती थी, रानीवाड़ा तो हम क्रॉस कर लेते थे, लेकिन भीनमाल के अंदर जाके हम अटक जाते थे, तो वहाँ पे आरोग्य नहीं था और रेलवे की फाटक बंद है। आप जालोर जाके अटक जाते थे, रेलवे की फाटक बंद है। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैंने ये सारे रोड क्लियर कर दिए, ओवर ब्रिजेस बन गए और एक अच्छा रोड मिल गया। उस रोड के कारण आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशी है कि भले सांचौर से इलेक्शन में लूज कर दिया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी और गडकरी जी को कि मैंने उनसे एक वादा लिया था कि मेरे को यहाँ पे एलिवेटेड ब्रिज चाहिए सांचौर। ये जो 4 रास्ता है रानीवाड़ा वाला, इस 4 रास्ता पे एक कांस्टेबल की एक्सीडेंट में उसकी बड़ी घायल हुआ था, तो ट्रैफिक कांस्टेबल घायल हुआ और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में बहुत पैसा लगा था और कई लोगों की जान भी गई है। आज वहाँ एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ऐसी कई चीजें हैं आज वो पर्सनली हमने की। ये सारगांव डैम जो है ये हमने पर्सनली शुरू किया, वो हमारे लिए खुशी की बात है कि उस सालगांव डैम को आज ये जो सारी चीजें, ऐसी कई चीजें, मैंने ये एक बुक बनाई थी जिसके अंदर मैंने कितने काम किए हैं, उन सभी कामों का, जैसे ट्रेनों की सौगात से लेके जो इंफ्रा खड़ा किया, ये सभी काम हमने लिखे और एक एक चीज का, एक एक विषय का हमने ब्यौरा दिया। सिरोही के अंदर जनापुरा करके एक हमारा गांव है, उस गांव में एक्सीडेंट भीलवाड़ा में बहुत होते हैं जी। उदयपुर से जब आप आते हैं तो लोग रॉन्ग साइड में आते हैं, पिंडवाड़ा में उतरते हैं, वहाँ बहुत एक्सीडेंट। बिल्कुल, मैं भी चला हूँ, आप भी चला। मुझे खुशी है कि उसको हमने लिया हाथ में और उसको हमने सैंक्शन करा। उसका शिलान्यास भी हो गया था। एक वो सच में बहुत रिस्की भी है, क्योंकि बड़े व्हीकल चलते हैं सब। शिलान्यास भी हमने कर दिया। उसमें उन लोगों ने थोड़ा सा, गांव वालों ने और डिमांड की कि हमारे को एक नीचे और आरोपी चाहिए, तो उसका फिर डिजाइन चेंज करना पड़ा, इसलिए वो भी काम शुरू होगा। पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन हमने ट्रेनें रुकवा दी। आबू रोड में आप कभी जाते होंगे तो गांधीनगर ओवरब्रिज नहीं था, और गांधीनगर से अगर हम आबू रोड से हमें गुजरात जाना होता था,
शहर के अंदर से ट्रैफिक में से होकर गुजरना जी। हमने एक बाईपास बना दिया, एक हमने रेलवे कॉलोनी से रोड बना दिया जो 100 मीटर में, जो आप 1.5 किलोमीटर घूमते थे वो हमने 100 मीटर में क्लियर कर दिया। तो ऐसे कई काम हैं जिन कामों की मुझे खुशी है कि ये काम हमने करवा दिया। और एक दो नहीं, सूची इतनी लंबी है कि अगर उस सूची को मैं रखूं तो नहीं, इसीलिए मैंने मेंशन भी किया था। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण जो लगे हो। मैंने जो ये मेरी बुक है ये बुक भी दे दी जी। और भी अभी मेरे जो काम है वो काम अभी मेरे पाइपलाइन में है, वो काम होंगे। जैसे कि आपका सिरोही का मेडिकल कॉलेज बन गया जी, वो ये हमारा सपना था कि हमारे यहाँ पे एक बने, और मैं आपके समय में प्रस्तावित हुआ काम? हाँ, नहीं बन गया। अच्छा। लोकार्पण भी हो गया उसका, वो हमारे समय में लोकार्पण हुआ है। तो हमें ये खुशी है कि ये मेडिकल कॉलेज जो हमारे पासपोर्ट ऑफिस हमने बनाया, लोग जाते थे जोधपुर पासपोर्ट लेने के लिए, अब सिरोही में मिल रहा है पासपोर्ट आपको, आप जाके सिरोही में पासपोर्ट ले लीजिए। आपको सांचौर के अंदर ट्रॉमा सेंटर मिल जाएगा, आपको जालौर के अंदर अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा। ये जो चीजें हैं ये चीजें हमने बनाई है और उन चीजों का लाभ यहाँ के लोगों को मिले, ये एक खुशी है कि कम से कम सेवा करने का इतना लोगों ने मौका दिया, वो हमने पूरा किया। पूरे जालोर और सिरोही में आपने बहुत डेवलपमेंट किया। सांचौर आपका अपना क्षेत्र, लोकल थे आप, लोगों को वो बातें समझाने में ऐसी क्या कमी रह गई, या लोग समझना ही नहीं चाहते थे कि ये चीजें देखनी पड़ी? शायद कमी रह गई होगी समझाने में, क्योंकि 3 बार के एमपी, और जब आप वो अपने होम प्लेस पे आते हैं तो लोग बड़ा आशीर्वाद देते हैं और स्वागत करते हैं। लोगों को लगा होगा कि नहीं भाई हम थोड़ा 5 साल इनको भी आराम करने देते हैं, मतलब बहुत सेवा हो गई, हो सकता है। एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं सर, एक वर्ड में जवाब देना है आपको। आपके पॉलिटिकल गुरु का कोई एक नाम। मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया शायद। सिर्फ एक नाम, लेकिन आपने उसमें 2-3 नाम लिए। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी है कि जो मैंने नाम लिए, मैंने आज तक कभी ऐसे झूठ बोला नहीं है और मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, ना मेरे को झूठ बोलना है कभी। तो वो सारे नाम जो थे वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नहीं, जिनकी तरफ से मुझे प्रेरणा मिली, जिन्होंने मुझे राजनीति में लाया और जिन्होंने मुझे राजनीति में संरक्षण दिया, अलग अलग तरीके से जो मिले, तो ये चीजें नेचुरल है। भविष्य में राज्य की राजनीति या केंद्र की राजनीति? मैं भविष्य में सेवा की दृष्टि से हूँ और हमेशा सेवा करता रहूंगा। बहुत पॉलिटिकल आंसर। मोदी जी या योगी जी? पसंद की बात, पॉलिटिकल स्ट्रांगनेस की नहीं, पसंद की बात। मोदी जी या योगी? मैं दोनों को पसंद करता हूँ, मैं नाथों का चेला हूँ। ओके। और योगी जी नाथ संप्रदाय से हैं, तो मेरे गुरु ऐसे कहे जाएंगे क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे लीडर है, मेरे नेता है। तो आप उनसे सीखे भी बहुत? मैं उनसे सीखा और उनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा। इंदिरा जी या मोदी जी डिसीजन मेकिंग? देखिए, मैंने इंदिरा जी के साथ में कोई काम किया, पर पढ़ा तो है उनके बारे में, सुना तो होगा, मैंने सुना है, बहुत कुछ देखा होगा, मैंने सुना हुआ है, मैंने सुना हुआ है। और इंदिरा जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हुए, बांग्लादेश को अलग किया है, अच्छे काम किए, वो भी हमारे सम्मान। प्रधानमंत्री जी बलूचिस्तान को अलग करेंगे? भगवान सब अच्छा करेगा। जब राम मंदिर बन गया तो वो क्यों नहीं हो सकता है। आडवाणी जी या वाजपेयी जी? मैंने दोनों के साथ में, दोनों को देखा हुआ है। आडवाणी जी के साथ में मैंने काम किया और वाजपेयी जी को मैंने पढ़ा है और वाजपेयी जी से मिलने का मुझे मौका मिला है। दोनों हमारे मार्गदर्शक हैं। वसुंधरा जी या भजनलाल जी? दोनों, इसमें दोनों वाला नहीं चलेंगे। नहीं, आज के समय में भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और स्टेट को अच्छे बोल्ड मुख्यमंत्री अच्छे से स्टेट को चला रहे हैं। और वसुंधरा जी, मुझे जो मैं पॉलिटिक्स में आया तो उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मेरे साथ में रहा और आज भी उनका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ में है। दोनों सम्मान। आखिरी इसमें क्लियर, पाकिस्तान या संपूर्ण हिंदुस्तान? देखिए, हम तो संपूर्ण हिंदुस्तान वाले हैं, तो संपूर्ण हिंदुस्तान, और मोदी जी और जनता की आवाज ऐसी हिंदुस्तान को बन के रहेगा, हमारा है। बन जाएगा, हमारा है। पीओके अपना हो जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, सब टूट बिखर जाए,
पीओके हमारा ही है जी। पीओके वो भारत का ही अंग है, पूरा हो जाए, कुछ हिस्सा छूटा हुआ है पूरा भी ही होगा। वाजपेयी जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की है जी। आप वाजपेयी जी का उस टाइम का एक इंटरव्यू लेके उठा के देख लीजिए। वाजपेयी जी ने उस समय पे आगाही की थी कि 21वीं सदी भारत की रहेगी और मेरा भारत महान जो सब लोगों के जबान पे है वो भारत महान ही होने वाला है। तो आज आप देख लीजिए भारत हर जगह पे आपको मिलने लग गया और भारत का बोलबाला हर जगह पे। जब दुबई में आपका मंदिर बनता है, आपका बहरीन में मंदिर बनना शुरू होता है, आपके लंदन में मंदिर है, आपके अमेरिका में मंदिर है, तो ये आपके भारत का ही पहचान है। और वो भारत जो है बढ़ रहा है तो संपूर्ण हिंदुस्तान ही बनेगा और पावरफुल बनेगा। ब्रिटेन के अंदर किसी ने सोचा था कि भारतीय प्रधानमंत्री, बहुत कई लोग बोलते थे कि भाई भारत में अंग्रेजों ने राज किया, आज लोग बोलना शुरू कर दिए भाई वहां पे हिंदुस्तानियों ने राज किया, बदला ले लिया एक तरह से। एमपी साहब बहुत अच्छा लगा आपसे ये, मतलब हम 1 घंटा टारगेट कर रहे थे, हम 1.5 घंटे तक बातें कर रहे हैं। पहली मुलाकात है मेरी आपसे। कन्वर्जेशन में कहीं नहीं लगा कि मैं किसी 3 बार के एमपी के साथ में बैठा हुआ हूँ। बहुत इजी फील करवाया आपने, क्योंकि मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि मैंने इस जर्नी की नई शुरुआत की है। और आपसे बात करके पॉलिटिक्स तो समझी, पर एक बड़ा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति कैसे अपने लोगों को अपने तरीके से रखता है, वो भी चीजें मुझे समझ में बहुत कुछ सीखने समझने के लिए भी मिला। आपका ये इम्पोर्टेंट टाइम मुझे अलाउ करने के लिए थैंक यू। आज आपने जो चर्चा देखी, जो बातें देखी, मुझे इनसे बात करके सच में बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे इनसे बात करने में लगा ही नहीं कि ये 6.5 फीट के कदकाठी वाले व्यक्ति और उतने ही बड़े कद काठी के साथ साथ बड़े कद वाले नेता भी है। वो महसूस नहीं होने दिया इन्होंने मुझे। इनके साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया, बहुत राजनीतिक समझ मिली और इनके संसदीय क्षेत्र में क्या होता है, कैसे होता है और कैसे काम होते हैं, उस पे हमने बहुत डिटेल में बात की। राजस्थान की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत डिटेल में बात की। आगे भी हम इस तरह की बातें करते रहेंगे। आप इस चैनल को देखने के साथ साथ, इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने व्यूज भी हमें दें कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हम हर दिन अपनी चीजों में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो आपके साथ और सहयोग के साथ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।